हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण के वीडियो सेशन में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से हिंदी भाषा और संप्रेषण BHDAE 182 के पाठ 1 के विषय वस्तु पर चर्चा करूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूं। दरअसल मेरी तबीयत खराब है दोस्तों, इस वजह से वीडियोज छोटे छोटे आ रहे हैं और रुक रुक के आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा विषय वस्तु क्या है जिस पे चर्चा हम लोगों को करनी है। आज के वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों हिंदी भाषा और उसके विकास के बारे में। हम लोग इस वीडियो सेशन में ये जानेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, इसके विकास में कितना समय लगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दरअसल संसार में बोली जाने वाली भाषाओं का अनुमान लगाना असंभव है। ठीक है, फिर भी एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में लगभग 7000 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और इन भाषाओं का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से हुआ है। ठीक है, लेकिन जितने भी प्रकार से वर्गीकरण हुआ है दोस्तों, उसमें से भारोपीय भाषा का परिवार सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, और ये जो भारोपीय भाषा है यह भारत से लेकर के यूरोप तक फैला हुआ है। ठीक है, और इस भारोपीय भाषा की 10 शाखाएं मानी जाती है और जिसमें से एक है भारत ईरानी शाखा। ठीक है, और इसी भारत ईरानी शाखा से माना जाता है कि हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, और इस भारत ईरानी शाखा की ही उप शाखाएं हैं आर्य भाषा, ईरानी और दर्दी उप शाखाएं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो भारतीय आर्य भाषाएं थी इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिनका काल है 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, जिसमें कि संस्कृत एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरी थी वो है मध्य भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उसके उदाहरण के रूप में हम लोग पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि को ले सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरी है और वो अभी तक चल रही है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, और ये है 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक। इसमें हम लोग उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं हिंदी, बंगाली, मराठी आदि। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबसे पहले आदिकाल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस काल में हिंदी नाम का कोई शब्द नहीं था। ठीक है, और ना ही हिंदी की कोई चर्चा इस काल में देखने को मिलती है। ठीक है, इस काल में अपभ्रंश तथा प्राकृत का प्रभाव था। ठीक है, और इसी अपभ्रंश के डेवलप होते होते हिंदी अभी हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश का मतलब होता है निकृष्ट अथवा भ्रष्ट, मतलब जिसका कोई साफ सुथरा व्याकरण न हो। ठीक है, तो वैसी जो भाषाएं थी अपभ्रंश थी, और अपभ्रंश से ही धीरे धीरे हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, तो अपभ्रंश जो है आदिकाल में संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर जाने लगी। मतलब अपभ्रंश का धीरे धीरे व्याकरण ये सब बनने लगा, लोग व्याकरण को जानने लगे और फिर व्याकरण के होने से हिंदी ने अपना स्थान ले लिया अपभ्रंश के जगह पर। ठीक है, अब इन्हीं अपभ्रंश में सहायक क्रियाओं और परिसर्गों के प्रयोग होने से हिंदी का वियोगात्मक स्वरूप और अधिक उभरने लगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त वाक्य रचना ने शब्द क्रम को धीरे धीरे सुनिश्चित कर दिया और आदिकालीन हिंदी में नपुंसक लिंग भी प्रायः समाप्त हो गया, जो कि अपभ्रंश में विद्यमान था। ठीक है, और जैसे ही संस्कृत की तत्सम शब्दावली में वृद्धि हुई और मुस्लिम लोग भारत आने लगे, तो इस वजह से इस अपभ्रंश में अरबी, फारसी तथा तुर्की शब्द का भी प्रयोग किया जाने लगा और धीरे धीरे हिंदी जो है अपना विकास करने लगी। ठीक है, अब इस तरह आदिकाल समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग मध्यकाल की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, और इसी काल में अपभ्रंश का प्रभाव पूर्णतया समाप्त हो गया था। ठीक है, और हिंदी की सभी बोलियां विशेषकर ब्रज, अवधी और खड़ी बोली स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने लगी थी। ठीक है, और इसी काल में अरबी, फारसी के प्रभाव से उच्च वर्ग की हिंदी में क, ख, ग, ज, फ 5 नए वर्ण का आगम हुआ। ठीक है, और इसी मध्यकाल में दोस्तों भक्ति आंदोलन के अत्यधिक प्रभाव के कारण तत्सम शब्दों की भी अत्यधिक वृद्धि हुई और साथ साथ अरबी, फारसी से भी नए नए शब्द जुड़ते चले गए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मध्यकाल हिंदी के विकास का स्वर्णिम काल रहा था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आधुनिक काल के बारे में दोस्तों।
और आधुनिक काल 1800 ईस्वी से लेकर के अब तक चलता आ रहा है और आप लोग अभी भी हिंदी का विकास देख ही रहे होंगे अपने नजरों से, ठीक है। और जैसे ही आधुनिक काल की शुरुआत हुई तो साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का व्यापक प्रचार प्रसार होने के कारण हिंदी की अन्य बोलियां लगभग दब गई, जैसे कि ब्रज, अवधी, ये सब सारी जो बोलियां थी इन सब का लोप हो गया, ठीक है। तो इसके बदले खड़ी बोली ने इन सभी बोली का स्थान ले लिया, ठीक है। और इसी आधुनिक काल में हिंदी पूर्णतया वियोगात्मक हो गई और फिर इसके व्याकरण का मानक स्वरूप सुनिश्चित होने लगा, ठीक है। और जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई दोस्तों तो हिंदी को सरकारी कामकाज में प्रयुक्त राजभाषा का दर्जा मिल गया, ठीक है। और जैसे जैसे इस हिंदी का प्रयोग वाणिज्य, विज्ञान आदि प्रयोजन मूलक कार्यों में होने लगा तो इसके पारिभाषिक शब्दावली में भी वृद्धि होने लगी, ठीक है। दोस्तों हिंदी शब्द का उद्भव संस्कृत शब्द सिंधु से माना गया है और यह सिंधु नदी के आसपास की भूमि का नाम है, ठीक है। ईरानी स्व का उच्चारण प्रायः हो होता है, इसलिए सिंधु का रूप हिंदू हो गया, ठीक है। और बाद में यही सिंधु जो कि हिंदू हो गया था हिंद के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। और इस हिंद का अर्थ होता है सिंध प्रदेश। बाद में हिंद शब्द पूरे भारत के लिए प्रयुक्त होने लगा। इसमें ईरानी का एक प्रत्यय लग जाने से हिंद जो है हिंदिक बन गया, ठीक है। और इस हिंदिक का अर्थ होने लगा हिंदू का, ठीक है। और जब बाद में हिंदिक से क शब्द का लोप हो गया तो बच गया हिंदी और इसका मूल अर्थ होता है हिंद का, ठीक है। और विद्वानों के मतानुसार भारत में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था और उसने कहा था जुजबे चंद नजमे हिंदी नीज नजे दोस्तां करदा दुसुदा अस्त, ठीक है। बाद में खालिक बारी कोश में इसका प्रयोग कई बार हुआ। यह भी उल्लेखनीय है कि हिंदी की अपेक्षा हिंदवी शब्द अधिक प्राचीन है दोस्तों, ठीक है। हिंदवी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने भी कई स्थलों पर किया है और एक स्थान पर अमीर खुसरो कहते हैं कि तुर्क हिंदुस्तानी मन हिंदवी गोयम जवाब, अर्थात हिंदुस्तानी तुर्क हूँ हिंदी में जवाब देता हूँ। और कभी कभी यह भी तर्क दिया जाता है दोस्तों कि हिंदी शब्द का प्रयोग पहले भारतीय मुसलमानों के लिए किया जाता था और हिंदवी शब्द मध्य देशीय भाषा के संदर्भ में, ठीक है। और यह हिंदवी शब्द वस्तुतः हिंदवी है या हिंदुई है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ विद्वान इसे हिंदुओं की भाषा भी कहते हैं और धीरे धीरे बाद में हिंदवी शब्द ही हिंदी भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा, ठीक है। इस दृष्टि से हिंदवी शब्द पुराना है और हिंदी शब्द अपेक्षाकृत नया है, ठीक है। इस हिंदी और हिंदवी का नाम अकबर की शासनकालीन स्वीकृत भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। अमीर खुसरो के ग्रंथ नूह सीपर में उस काल की जिन 11 भाषाओं का वर्णन है उनमें से हैं सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, गौड़ी, तिलगी, मारवाड़ी, गुजराती, मराठी, कर्नाटकी, बंगाली, सिंधी, अफगानी, बलूचिस्तानी, ठीक है। लेकिन उनमें से कहीं भी हिंदी या हिंदवी का उल्लेख नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये भी माना जाता है दोस्तों कि अमीर खुसरो ने और अबुल ने, ठीक है, अबुल फजल ने देहलवी भाषा का उल्लेख किया था, ठीक है। और ये जो देहलवी भाषा थी दोस्तों यह मध्य देशीय भाषा या हिंदी से ही अभिप्रेरित थी। तो इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि हिंदवी या हिंदी शब्द कदाचित साहित्य तक सीमित हो और उस समय में लोगों के मुंह से न बोली जाती हो, इसलिए इसका उल्लेख इन 11 भाषाओं की श्रेणी में नहीं है, ठीक है। हिंदवी और हिंदी शब्द का प्रयोग दक्षिणी कवियों और गद्यकारों ने भी किया है। उनमें से है हजरत बंदेनवाज, गेसुदराज शाह, बुरहानुद्दीन, जानम मिराजू, शमसुल इस्फाक, मुल्ला वजही आदि, ठीक है। और दोस्तों वास्तव में दक्षिणी भारत में हिंदी को दक्षिणी कहा जाता था, ठीक है। पूर्व और पश्चिम भारत में हिंदी भाखा के नाम से विख्यात थी और 18वीं शताब्दी तक आते आते हिंदी नाम अपना अस्थायी रूप ले चुका था, ठीक है। और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मतलब 19वीं शताब्दी की शुरुआत में उर्दू के लेखक प्रायः
उर्दू के लिए हिंदी का प्रयोग करते थे और हम लोग ये कह सकते हैं कि हिंदी को उर्दू या रेख्ता के समानार्थी माना जाता था, ठीक है। और इसी वजह से आज भी हिंदी शब्द जो है यह विवादास्पद बन गया है। उर्दू के लेखकों द्वारा हिंदी को उर्दू या रेख्ता के समानार्थक मानने की वजह से लोग इस भ्रम में पड़ गए कि हिंदी उर्दू का सामान्यीकृत रूप तो नहीं है, ठीक है। और इस वजह से इसको समझने के लिए हमें हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू की उत्पत्ति के बारे में जानना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इन तीनों की उत्पत्ति कैसे हुई और इनका विकास कैसे हुआ। दरअसल दोस्तों उर्दू जो है यह तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा, ठीक है। और जब मुगल बादशाह भारत आए थे तो उन्होंने यहाँ बड़े बड़े फौजी पड़ाव डाले थे जिन्हें उर्दू मुअल्ला के नाम से जाना जाता था। और जब ये उर्दू मुअल्ला स्थानीय लोगों से परस्पर संप्रेषण करते हुए अरबी और फारसी भाषा को पंजाबी, बंगरू, कोरवी आदि से मिश्रित करने लगे, ठीक है। जिससे कि एक नए भाषा स्वरूप का विकास हो गया और इस नए भाषा स्वरूप को जुबाने मुल्ला कहा जाने लगा, ठीक है। और बाद में इसी का संक्षिप्त रूप उर्दू हो गया, ठीक है। और कुछ लोग इस उर्दू को हिंदी या रेख्ता भी कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार हिंदी और उर्दू के बीच कोई भेद नहीं रह गया, ठीक है। किंतु अलगाव की प्रवृत्ति आने से उर्दू में अरबी, फारसी शब्दों, मुहावरों आदि का प्रयोग होने लगा और इस वजह से उर्दू के लिए अरबी फारसी लिपि को अपनाया गया तथा इसे एक अलग स्वरूप देने का प्रयास किया गया, जबकि उर्दू और हिंदी का व्याकरण एक ही है दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों हिंदुस्तानी के बारे में, ठीक है। हिंदुस्तानी शब्द हिंदुस्तान जोड़ ई के योग से बना है, ठीक है। और इस हिंदुस्तानी के लिए गिरिसेन, धीरेन्द्र वर्मा जैसे कई विद्वानों का मत है कि इसका प्रयोग प्राचीन हिंदवी, हिंदुई या हिंदवी नाम से मिलता है, ठीक है। और 13वीं शताब्दी में औफी और अमीर खुसरो ने भी इसका प्रयोग किया है। बाद में हिंदवी नाम उस भाषा के लिए सीमित हो गया जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का बाहुल्य था दोस्तों। मतलब हिंदवी जो नाम था यह बस उसी भाषा के लिए रह गया जिसमें अरबी और फारसी के शब्द थे, ठीक है। और बाद में फिर हिंदुस्तानी को हिंदी और उर्दू के बीच की भाषा मानी जाने लगी, ठीक है। और इस हिंदुस्तानी में हिंदी और उर्दू के शब्द मिश्रित हो गए और इस हिंदुस्तानी में संस्कृत तथा अरबी फारसी के तद्भव रूप थे जो जनसाधारण की भाषा में खप गए। खप जाने का मतलब हो गया कि खत्म हो गए। मतलब धीरे धीरे संस्कृत और अरबी फारसी के प्रादुर्भाव से हिंदुस्तानी भाषा की समाप्ति हो गई और इस तरह से हिंदी और उर्दू के बीच का विवाद फिर से बना रह गया, ठीक है। तो इस हिंदी और उर्दू के बीच के विवाद को मिटाने के लिए महात्मा गांधी जैसे राजनेता और प्रेमचंद्र जैसे साहित्यकार ने फिर से हिंदुस्तानी को अपनाया। इस प्रकार हिंदुस्तानी हिंदी की बोलचाल का एक सरल स्वरूप है जो भाषा की प्रकृति से जुड़ी स्वाभाविक शैली है, ठीक है। इस प्रकार हम ये देखते हैं दोस्तों कि हिंदी और उर्दू के स्रोत क्रमशः संस्कृत और अरबी फारसी के हैं। यदि संस्कृत और अरबी फारसी के शब्दों की बहुलता न हो तो हिंदी और उर्दू में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल होगा और इसी तरह हिंदी और उर्दू का सामान्यीकृत रूप हिंदुस्तानी कहलाता है। वास्तव में हिंदी शब्द का प्रयोग पहले हिंदी और उर्दू दोनों के लिए होता था जिसे दर जुबाने हिंदी की मुराद उर्दू अस्त के नाम से जाना जाता था या लोग इसे दर जुबाने हिंदी की मुराद उर्दू अस्त कहते थे, ठीक है। बाद में अंग्रेजों ने पृथकवादी नीति अपनाई और फिर ऐसी भाषा नीति का निर्माण किया जिसमें हिंदी और उर्दू को अलग अलग माना गया और इन दोनों भाषाओं का व्याकरण भी कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में डॉक्टर गिलक्रिस्ट के निर्देशन में अलग अलग लिखा गया था, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहेगा दोस्तों। एक और वीडियो सेशन होगा इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग ये देख रहे होंगे कि बहुत छोटा छोटा वीडियो सेशन आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं बस छोटे छोटे वीडियो सेशन ही बना रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप लैपटॉप और फोन से दूर रहें, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा का स्वरूप और क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और एक चीज के लिए क्षमा मांगता हूँ मैं आप लोगों से दोस्तों। दरअसल मैंने आज अपने इस स्क्रीन PDF को स्क्रॉल नहीं किया, ठीक है। उसका कारण ये था कि मैं आप लोगों से बातें तो कर रहा था, ठीक है, लेकिन मैं लैपटॉप स्क्रीन को नहीं देख रहा था, ठीक है। इस वजह से मैंने आज PDF स्क्रीन को स्क्रॉल नहीं किया। अगर आप लोगों को बुरा लगा हो दोस्तों तो मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, अलविदा।